1991 में नॉर्वे के एक टीचर और राइटर जोस्टिन गार्डन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था सोफीज वर्ल्ड। ये किताब एक नॉर्मल सी लड़की सोफी एमेंडसन की जिंदगी को लेकर शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे रीडर को एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां हर मोड़ पर नए सवाल, नए विचार और जिंदगी के बड़े राज छुपे हैं। गार्डर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो फिलॉसफी जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एक मिस्ट्री और एडवेंचर की तरह पेश करते हैं। सोफीज वर्ल्ड सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जर्नी है जो कभी ना कभी खुद से पूछता है कि मैं कौन हूँ। ये किताब फिलॉसफी के इतिहास को एक लड़की की नज़र से एक्सप्लोर करती है, एंशिएंट ग्रीस से लेकर मॉडर्न यूरोप तक, और हर रीडर को सोचने, सवाल करने और वंडर करने के लिए इंस्पायर करती है। मई महीने का एक ठंडा नॉर्मल सा दिन है। सोफी एमेंडसन स्कूल से घर लौट रही हैं, जैसे वह रोज लौटती है। पर आज का दिन कुछ खास है। रास्ते में वो अपनी दोस्त जोआना के साथ रोबोट्स पर चर्चा करती है, पर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। सुपरमार्केट के पास आकर दोनों अलग हो जाती हैं। सोफी अपने घर की तरफ बढ़ती है, जहां उसका लाल रंग का घर और बड़ा गार्डन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। घर के गेट पर पहुंचते ही वो अपना मेल बॉक्स चेक करती है। आज इस मेल बॉक्स में एक ब्राउन एनवलप है, सिर्फ उसी के नाम का। एनवेलप खोलते ही उसके अंदर एक छोटा सा पेपर है। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए हैं, तुम कौन हो। सोफी का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो स्कूल बैग को एक तरफ रखकर बिल्ली को खाना देती है, फिर किचन की कुर्सी पर बैठ जाती है, लेटर हाथ में पकड़कर। वो सोचती है कि मैं कौन हूं। क्या मैं सिर्फ सोफी एमेंडसन हूं या कुछ और भी? अगर मेरा नाम कुछ और होता तो क्या मैं वाकई अलग होती? उस दिन सोफी अपने गार्डन के कोने में अपने सीक्रेट डेन में बैठ जाती है। यही उसका गार्डन ऑफ ईडन है, एक छुपा हुआ कोना जहां वो अपने सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ सकती है। आज से सोफी को लगता है कि जिंदगी सच में एक पहेली है और अब उसके जवाब ढूंढने का वक्त आ गया है। अगली सुबह सोफी के दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा है। स्कूल से वापस आते हुए वो मेल बॉक्स की तरफ देखती है और आज फिर एक ब्राउन एनवलप मिलता है। इस लेटर में लिखा है, एक अच्छे फिलॉसफर बनने के लिए बस वंडर की जरूरत है। लेटर में मैजिशियन की टोपी का जिक्र है। जैसे टोपी से खरगोश निकलता है, वैसे ही हम सब भी इस दुनिया के एक जादू का हिस्सा हैं। सोफी सोचती है कि अगर बचपन में सबको दुनिया मैजिकल लगती है तो फिर बड़े होते होते हम वो वंडर क्यों खो देते हैं। वो डिसाइड करती है कि अब से हर चीज को एक नए नजरिए से देखेगी, चाहे वो पत्ते का गिरना हो या फिर चिड़िया का उड़ना। सब कुछ अब उसके लिए एक नई मिस्ट्री है। उस रात जब सोफी अपने डेन में बैठी होती है तो उसे लगता है कि फिलॉसफी वही है जो इंसान के अंदर के वंडर को जिंदा रखती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोफी अब हर दिन मेल बॉक्स चेक करती है, जैसे कोई सीक्रेट फ्रेंड उससे कुछ कहने वाला हो। एक दिन फिर एक लेटर मिलता है और इस बार बात होती है मिथ्स की। लेटर में लिखा है कि पुराने लोगों ने प्रकृति के राज समझने के लिए कहानियां बनाई। वो कहानियां देवताओं की थीं, प्रकृति की और जिंदगी की। सोफी सोचती है कि अगर उसे नेचर के बारे में कुछ भी ना पता होता तो शायद वो भी कोई कहानी बना लेती। वो अपने गार्डन में बैठकर सोचती है कि मिथ्स लोगों को तसल्ली देते हैं,
पर फिलॉसफी उन्हीं सवालों को लॉजिकली समझने की कोशिश करती है। अब सोफी को लगता है कि हर चीज के पीछे एक कहानी है, पर हर कहानी के पीछे एक सच भी छुपा है। वो अपने आसपास की दुनिया को और भी क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगती है। शायद सच्चाई दिखने से कहीं ज्यादा गहरी होती है। एक दिन सोफी को एक और लेटर मिलता है और इस बार बात होती है नेचुरल फिलोसोफर्स की। लेटर में लिखा है कि किसी जमाने में कुछ लोग सोचते थे कि दुनिया किस चीज से बनी है। थेल्स कहता था कि सब कुछ पानी से बना है। एनेक्सामाइंस कहता था कि हवा ही असली तत्व है। और एनेक्सामाइंडर ये कहता था कि कोई अनंत अनजाना एलिमेंट है जो सब कुछ बनाता है। सोफी गार्डन में बैठकर सोचती है कि क्या सच में सब कुछ किसी एक एलिमेंट से बना हो सकता है। वो हर चीज को, एक पत्थर को, एक पेड़ को नए नजरिए से देखने लगती है। उसे लगता है कि हर चीज के अंदर कोई ना कोई राज छुपा है, बस देखने वाले की आंख चाहिए। अब ये लेटर्स उसके लिए एक ट्रेजर हंट बन गए। हर एक लेटर उसके दिमाग में नए सवाल जगाता है और वो उनके जवाब ढूंढने के लिए और भी उत्सुक हो जाती है। एक शाम जब सोफी अपने डेन में बैठी होती है, उसे एक और लेटर मिलता है और इस बार बात होती है डेमोक्रिटस की। डेमोक्रिटस कहता है कि दुनिया में हर चीज छोटे छोटे अंशों से बनी है, जिन्हें हम सब एटम्स कहते हैं। ये एटम्स हमेशा रहते हैं, सिर्फ उनका जोड़ और तोड़ बदलता रहता है। सोफी अपने हाथ को देखती है, अपने चेहरे को मिरर में देखती है और सोचती है, क्या मैं भी सिर्फ एटम्स का एक जोड़ हूं या मेरे अंदर कुछ और भी है। उस दिन सोफी को लगता है कि दुनिया की सिंप्लिसिटी के पीछे एक बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी छुपी है। हर चीज, हर इंसान, हर फीलिंग, सब कुछ शायद छोटे अंशों से मिलके बनी है। वो सोचती है कि शायद फिलॉसफी का असली मजा यही है, हर चीज को तोड़कर उसके अंदर छुपे सच को ढूंढना। एक शाम सोफी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी होती है और बाहर बारिश हो रही होती है। उसके दिमाग में अब भी वो पहले वाले लेटर्स के सवाल घूम रहे होते हैं। तभी उसे एक और ब्राउन एनवलप मिलता है। लेटर में लिखा होता है, क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी पहले लिखी हुई है या तुम खुद अपनी किस्मत बनाती हो। सोफी लेटर को हाथ में लेकर सोचने लगती है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मैं जो भी करती हूं उसका क्या मतलब। उस रात वो डिनर टेबल पर माँ से कैजुअली पूछती है, मम्मा आपको क्या लगता है, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है या सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। माँ हंसकर कहती है, शायद दोनों, थोड़ा थोड़ा। सोफी को लगता है कि यह सवाल सिंपल नहीं है। उसे लगता है कि हर इंसान अपनी छोटी छोटी चॉइसेस से अपनी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है, पर शायद कुछ चीजें वाकई पहले से लिखी होती हैं। उस दिन सोफी को पहली बार फ्री विल और डेस्टिनी का असली मतलब समझ आता है और वो सोचती है कि शायद फिलॉसफी का मजा ही यही है कि हर जवाब के साथ एक नया सवाल जुड़ जाता है। एक शाम सोफी अपने गार्डन के डेन में बैठी होती है। हवा में एक ठंडी सी नरमी है। उसके हाथ में एक नया लेटर है और इस बार एक नया नाम, सोक्रेटिस। लेटर पढ़ते ही सोफी के दिमाग में एक अजीब एक्साइटमेंट आ जाती है। सोक्रेटिस कहता था, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। पहले तो सोफी हैरान हो जाती है कि कैसा फिलॉसफर है जो खुद को अनजाना मानता है। वो लेटर को 2 बार पढ़ती है और फिर सोचती है, शायद सच्ची विजडम वही है
जब इंसान अपनी लिमिट समझ ले। सोफी इमेजिन करती है कि एथेंस की गलियों में सोक्रेटिस लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम सच में क्या जानते हो। उस दिन सोफी स्कूल में अपनी फ्रेंड जोआना से भी पूछ लेती है, तुम्हें कैसे पता कि तुम हो? जोआना हंस देती है। फिर सोफी को लगता है कि ये सवाल इतना आसान नहीं है। सोक्रेटिस की कहानी में जब उसको जहर दिया जाता है तो सोफी को लगता है कि सच्चाई की तलाश कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। उस रात सोफी अपने रूम में डायरी लिखती है, आज से मैं भी सोक्रेटिस की तरह ही हर चीज पर सवाल उठाना चाहती हूं, चाहे लोग मुझे कितना ही अजीब क्यों ना समझे। वो महसूस करती है कि जब तक हम सवाल नहीं पूछते तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। एक सुबह सोफी मेल बॉक्स चेक करती है तो उसे एक पोस्टकार्ड मिलता है, लेकिन ये उसके लिए नहीं, किसी हिल्डे नाम की लड़की के लिए लिखा होता है। सोफी सोचती है कि आखिर ये हिल्डे कौन है और उसका सोफी से क्या कनेक्शन है। इसी कंफ्यूजन के बीच एल्बर्टो नॉक्स एक वीडियो भेजता है जिसमें सोफी को एथेंस की पुरानी गलियां, सोक्रेटिस के समय की दुनिया और एंशिएंट फिलोसफर्स का महल दिखाई पड़ता है। वीडियो देखते ही सोफी को लगता है कि जैसे वो सच में उन दिनों की दुनिया में चल रही है जहां लोग चौराहे पर खड़े होकर फिलॉसफी डिस्कस करते हैं और हर जगह सवाल ही सवाल हैं। वो इमेजिन करती है कि काश वो भी सोक्रेटिस के साथ बैठकर डिबेट कर पाती। सोफी की माँ पूछती है कि वो इतनी लॉस्ट क्यों है, पर सोफी कुछ नहीं बताती। अंदर ही अंदर उसके अंदर एक नई दुनिया जाग चुकी है। इस चैप्टर के बाद सोफी को लगता है कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि एक जिंदा ट्रेडिशन है जो हर जनरेशन में जिंदा रहती है। एक शाम सोफी अपने डेन में जब बैठी होती है तब एल्बर्टो का एक और लेटर मिलता है। इस बार बात होती है प्लेटो की। प्लेटो कहता था कि जो हम देखते हैं वो असली नहीं है, वो सिर्फ शैडोज हैं। सोफी प्लेटो की केव एलिगोरी पढ़ती है जहां कुछ लोग जिंदगी भर एक केव में बंद रहते हैं और उन्हें सिर्फ शैडोज दिखाई देती हैं। जब कोई बाहर जाकर असली दुनिया देखता है तो उसे समझ में आता है कि पहले जो वो देख रहा था वो सच नहीं था। सोफी सोचती है कि शायद हम भी अपनी जिंदगी में सिर्फ शैडोज देखते हैं और असली सच कुछ और ही होता है। वो उस दिन अपने रूम की दीवार पर गिरती हुई छायाओं को देखती है और सोचती है कि शायद हर चीज का एक डीपर मीनिंग होता है जो सिर्फ देखने से समझ नहीं आता। वो प्लेटो के आइडियाज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो बाहर से बिल्कुल अलग हो सकती है। अगले दिन सोफी को एक और लेटर मिलता है। अब बारी है एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल कहते हैं कि ज्ञान एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आता है, सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं। वो गोल्डन मीन यानी हर चीज का बैलेंस की बात करते हैं। सोफी एरिस्टोटल के एथिक्स, फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस के आइडियाज को अपनी जिंदगी में आजमाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि हर दोस्ती, हर रिश्ता, हर फैसला एक बैलेंस मांगता है। वो अपनी माँ के साथ बैठकर डिस्कस करती है कि कैसे एरिस्टोटल के आइडियाज आज भी रिलेवेंट हैं, जैसे दोस्ती में ऑनेस्टी और काइंडनेस का बैलेंस या खुशी और जिम्मेदारी का बैलेंस। सोफी को लगता है कि प्लेटो और अरिस्टोटल की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक इमेजिनेशन पे विश्वास करता है तो दूसरा रियलिटी पर।
इस चैप्टर के बाद सोफी को समझ आता है कि शायद जिंदगी का असली मजा इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस दोनों का बैलेंस रखने में है। एक दिन सोफी जब स्कूल से आती है तो उसे एक और पैकेट मिलता है। इस बार बात होती है हेलेनिस्टिक फिलोसफर्स की, स्टोइक्स, एपिक्यूरियंस, सिनिक्स। स्टोइक्स कहते हैं कि इंसान को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। एपिक्यूरियंस कहते हैं कि हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सिनिक्स ये कहते हैं कि सिंपल जिंदगी ही बेस्ट है। सोफी हर एक फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में सोच कर देखती है। कभी वो स्टोइक बन जाती है जब उसकी माँ डांट देती है, तो कभी एपिक्यूरियन जब वो चॉकलेट खाती है और इंजॉय करती है। वो सोचती है कि हर थिंकर की अपनी फिलॉसफी है और हर युग में लोग अपने तरीके से जिंदगी के राज समझने की कोशिश करते हैं। उस दिन सोफी अपनी डायरी में लिखती है कि फिलॉसफी एक टूल किट है जिससे हर इंसान अपने हिसाब से जिंदगी जी सकता है। अगले हफ्ते सोफी को एक और लेटर मिलता है और इस बार बात होती है ग्रीक और रोमन कल्चर की। लेटर में लिखा है कि कैसे ग्रीक फिलॉसफी और रोमन प्रैक्टिकलिटी मिलकर एक नया कल्चर बनाते हैं। सोफी सोचती है कि हर सिविलाइजेशन दूसरे से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ती है, जैसे एक जनरेशन दूसरे को आइडियाज़ देती है। वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती है कि कैसे हम सब अपनी सोच, अपनी आदतें अपने कल्चर से पाते हैं और कैसे नए आइडियाज़ पुराने आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं। उस दिन सोफी को लगता है कि दुनिया की डाइवर्सिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सोफी को हिल्डे के नाम पर पोस्टकार्ड मिलने लगते हैं। हर पोस्टकार्ड एक नई मिस्ट्री लेकर आता है। वो सोचती है कि क्या ये सब उसके साथ सच में हो रहा है या कोई उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। हर पोस्टकार्ड में एक छोटा सा मैसेज होता है, जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। सोफी अपने लेटर्स को संभाल कर रखने लगती है, जैसे वो किसी बड़ी पजल का हिस्सा हो। उस दिन सोफी को लगता है कि कहानी सिर्फ फिलॉसफी की नहीं, बल्कि किसी बड़ी मिस्ट्री की भी है। एक दिन सोफी को एक और लेटर मिलता है और इस बार बात होती है मिडिवियल फिलोसफर्स की, अगस्टाइन और एक्विनस की। लेटर में लिखा है कि कैसे फेथ और रीजन को एक साथ समझने की कोशिश की जा रही है। सोफी को लगता है कि फिलॉसफी सिर्फ लॉजिक नहीं, कभी कभी विश्वास भी जरूरी है। वो चर्च की घंटी सुनते हुए सोचती है कि हर युग का अपना एक सवाल होता है और हर सवाल का अपना एक जवाब। उस दिन सोफी को लगता है कि शायद हर इंसान के अंदर भी एक छोटा सा मिडिल एजेस होता है, जहां डाउट और फेथ साथ साथ चलते हैं। सोफी रिनाइंसेंस के दौर में चली जाती है, जहां साइंस, आर्ट और ह्यूमनिज्म का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। लेटर में लिखा है कि कैसे नए आइडियाज ने पुराने विचारों को चैलेंज किया और कैसे इंसान ने अपने आप को समझाना शुरू किया। सोफी को लगता है कि रिनेसेंस एक नई सुबह जैसा था, जहां हर इंसान को अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने का मौका मिला। वो अपनी डायरी में लिखती है कि शायद हर इंसान की जिंदगी में एक रिनेसेंस आता है जब वो खुद को पहचान लेता है। उस दिन सोफी अपने रूम की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है कि मैं भी अपनी जिंदगी की रिनेसेंस ढूंढ रही हूं। सोफी के लिए हर नया लेटर अब एक एडवेंचर बन चुका है। एक दिन जब वह अपने डेन में बैठी होती है तो उसे एक और पैकेट मिलता है, इस बार थोड़ा मोटा और कलरफुल।
लेटर में लिखा है कि रिनेसेंस के बाद दुनिया में एक नई सोच आई। लोगों ने पुराने रूल्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया और नए तरीके से सोचना सीखा। सोफी को लगता है कि जैसे रिनेसेंस एक नई सुबह थी, वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में भी कभी ना कभी एक न्यू एरा आता है, जब वो पुरानी सोच को तोड़कर कुछ नया सोचता है। वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स, आर्ट क्लास और दोस्तों के साथ डिस्कशन में भी नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने लगती है। इस चैप्टर में सोफी को ये रियलाइजेशन होती है कि हर जनरेशन को अपनी फिलॉसफी खुद ढूंढनी पड़ती है और नए सवालों के जवाब पुराने तरीके से कभी नहीं मिलते। एक शाम जब सोफी अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ठंडी हवा महसूस कर रही होती है, उसे एक और ब्राउन एनवलप मिलता है। इस बार लेटर में एक और नया फिलॉसफर, डिस्कार्टिस कहते हैं कि मैं सोचता हूं इसलिए ही मैं हूं। सोफी को लगता है कि ये लाइन कितनी सिंपल है पर अंदर से कितनी गहरी। वो सोचती है कि अगर मैं सोच रही हूं तो इसका मतलब मैं एग्जिस्ट करती हूं, चाहे दुनिया जैसी भी हो। सोफी अपने रूम की लाइट बंद करके अंधेरे में सिर्फ अपनी सांसें सुनकर सोचती है कि अगर मैं सोच रही हूं तो मैं हूं। इस चैप्टर के बाद सोफी को अपनी आइडेंटिटी का एक नया पहलू समझ आता है कि इंसान की असली पहचान उसकी सोच है, उसका दिखावा नहीं। अगली सुबह सोफी को एक और लेटर मिलता है। इस बार उसमें स्पिनोजा की बात होती है। स्पिनोजा कहते हैं कि प्रकृति और भगवान अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं। सब कुछ एक ही एनर्जी का हिस्सा है। सोफी को ये आइडिया पहले थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो सोचती है कि शायद हर चीज, हर पेड़, हर पत्थर और हर इंसान सब एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। वो गार्डन में बैठकर पेड़ों की तरफ देखती है और सोचती है कि शायद मैं भी इस प्रकृति का ही एक अंश हूं। स्पिनोजा की फिलॉसफी सोफी को नेचर से और ज्यादा कनेक्टेड फील कराती है। अब वो हर चीज में एक यूनिटी ढूंढने लगती है। सोफी को लगता है कि शायद हर इंसान, हर सोच और हर इमोशन, सब कुछ एक ही यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हुए हैं।